मिनी सीरीज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम दूसरे मल्टीफैक्टोरियल मॉडल पे चर्चा करेंगे। मल्टीफैक्टोरियल यानी ऐसा मॉडल जो हकलाने से जुड़े बहुत सारे कारकों को साथ लेकर चलता है। गौर करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि हकलाना किसी एक वजह से है। अगर मुझे प्राइमरी स्कूल में उस टीचर ने उस दिन ना डांटा होता तो शायद मैं ना हकला रहा होता। ये जो समझ है उसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग इन मल्टीफैक्टोरियल मॉडल्स का जिक्र कर रहे हैं। इस मॉडल का नाम है कम्युनिकेशन इमोशनल मॉडल। यानी हमारा उद्देश्य है कि PWS अपनी हकलाहट को बेहतर समझ सकें, खासकर इसकी वेरिएबिलिटी को, और अपनी मदद आप बेहतर तौर पे कर सकें। पहले मॉडल को अगर आप रुक कर देख लें तो ये मॉडल और बेहतर समझ में आ जाएगा। लिंक ऊपर है पिछले मॉडल का। इस दूसरे मॉडल में एक बुनियादी फ़र्क है। इस मॉडल का दावा है कि हकलाने वाले बच्चे और बड़े ना हकलाने वालों से भिन्न होते हैं। मतलब जो हकलाते हैं और जो नहीं हकलाते हैं, इनमें कुछ बुनियादी फ़र्क हैं, और वो फ़र्क है टेम्परामेंट के मामले में। यानी कुछ ना कुछ फ़र्क तो है दोनों में, नॉन PWS में और PWS में। भले ही वो एक ही माता पिता के संतान हो, भले ही उनकी परवरिश एकदम एक जैसी हो, फिर भी कहीं पे कुछ टेम्परामेंट का फ़र्क है जो हकलाने की प्रोसेस को समझा पाता है। तो आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आपका भाई जो नहीं हकलाता है और आप जो हकलाते हैं, आप दोनों में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं या हो सकते हैं? बचपन से, जब आप पैदा हुए थे तब से कुछ फ़र्क हैं? तो अपनी माताजी से या दादी या नानी से अगर बात करें अपने बचपन के बारे में, जिन्होंने आपकी देखभाल की थी बचपन में, उनसे अगर आप बात करें कि बचपन में मैं और मेरा भाई, हम दोनों में क्या फ़र्क था, मैं या मेरी बहन में क्या फ़र्क था, तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि बच्चे सारे के सारे बच्चे देखने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन उनके टेम्परामेंट में कुछ फ़र्क होता है। और ये टेम्परामेंट जो शुरुआती कुछ महीनों में ही, यानी 6 महीने से पहले ही कई बार दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और इन फ़र्क को उनकी जो वयस्क होने पे जो पर्सनैलिटी है, उनकी एडल्ट पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। आपको याद होगा, ऐसी कहावतें हिंदी में हैं कि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। तो यानी कि सारे बच्चे भले ही देखने में एक जैसे हों, उनमें कुछ बुनियादी फ़र्क है। और ये बुनियादी फ़र्क हकलाने की समस्या के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे उसको बढ़ावा देता है, ये इस मॉडल का विषय है। तो बच्चों में जो टेम्परामेंट में जो फ़र्क है, इसको थोड़ा और समझाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमें कई लोग सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, सभी रोते हैं, सभी को दूध पिला दो चुप हो जाते हैं, मगर ऐसा है नहीं। अगर आप केयर टेकर से बात करेंगे, अपनी मौसी से, अपनी माताजी से, जिन्होंने आपकी देखभाल बचपन में की, या ऐसी महिलाएं जिन्होंने दूसरे बच्चों की देखभाल भी की हो, उनसे भी अगर आप पूछें तो आप बताएंगे कि वो बताएंगी कि कुछ बच्चे नैपी चेंज कर देने पर चुप हो जाते हैं, सो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार शुरू हो जाने पे काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। कुछ बच्चे आसानी से अजनबी की गोद में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अजनबी को देखकर, दूर से ही देखकर रोना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा ही एंक्शस होते हैं और कुछ बच्चे बड़े खुश मिजाज होते हैं और बड़ी तेज़ी से बदलाव के साथ अपने आप को ढालते चले जाते हैं। तो ये बच्चों में, जो बच्चों के टेम्परामेंट, बच्चों के स्वभाव में जो फ़र्क है, ये क्यों है, कैसे है, ये काफ़ी गहरा विषय है। तो ये दूसरी थ्योरी, कम्युनिकेशन इमोशनल मॉडल, ये कहती है कि हकलाहट में भाषाई विकास, यानी भाषा को प्रोसेस करने में जो समस्या है बच्चे की, और बच्चे का जो विशिष्ट टेम्परामेंट है, स्वभाव है, इन दोनों का ही योगदान है। ये दोनों आपस में, इनके बीच में एक अंतर क्रिया होती है और इस तरह से हकलाहट सामने आती है। तो इसको समझने के लिए 4 कारकों के योगदान को समझना ज़रूरी है। नंबर 1 वो कारक हैं जो दूरस्थ हैं या दूरगामी हैं, जैसे जेनेटिक्स, या बच्चे का बचपन में उसकी देखभाल कैसी हो रही है, यानी बच्चे को कैसा साइको सोशल एटमॉस्फेयर मिल रहा है। दूसरा फैक्टर्स हैं नज़दीकी कारक, जो कि हकलाहट के बहुत करीब हैं। वो है स्पीच प्लानिंग और प्रोडक्शन, कि बच्चे का दिमाग जो अभी विकसित हो रहा है,
और जिसमें वायरिंग फ़र्क है, वो भाषा को कैसे प्रोसेस करता है और भाषा को कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कैसे शब्दों को मिलाकर कैसे बोलना शुरू करता है। इसमें जो कुछ कमियां हैं, ये कारक, तो दूरस्थ कारक और नज़दीकी कारक। और नंबर 3 है एक्सेसरबेशन। एक्सेसरबेशन का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। कोई चीज़ जो समस्या पहले से ही है लेकिन कम है, उसको जो बढ़ा देती है। इसका मैं एक उदाहरण दूं तो जैसे मान लीजिए 2 भाइयों में रिश्ते ख़राब हैं और किसी बर्थडे पे बड़े भाई ने छोटे भाई को विश करना भूल गया, या विश किया छोटे भाई ने देखा नहीं, या जो भी। और अब एकदम से छोटे भाई के दिमाग में आता है कि जानबूझ के मेरे को विश नहीं किया है, मेरा भाई मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है बल्कि वो नफ़रत करता है मुझसे, इसलिए उसने जानबूझ के मुझे विश नहीं किया। तो ये छोटी सी घटना, बर्थडे पे विश ना कर पाना, ये एग्जेसरबेट कर दे रही है उन समस्याओं को जो कई सालों से चली आ रही थी। इसी तरह से स्टैमरिंग में क्या होता है कि बच्चा जब बार बार हकलाता है और उसे नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक तरह की रिएक्टिविटी पैदा हो जाती है। आपने सुना होगा रिएक्शनरी फोर्सेस, वैसे ही रिएक्टिविटी, कि कुछ हुआ नहीं कि उसके बदले में हमारी जो प्रतिक्रिया हो रही है, और इसकी वजह से स्पीच का रेगुलेशन मुश्किल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट में कहते हैं कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये 3 फेजेस हैं किसी भी प्रक्रिया के, ये इम्पॉर्टेंट अंग हैं। तो वैसे ही स्पीच में भी क्या है कि स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्लानिंग, स्पीच प्रोडक्शन और उसका रेगुलेशन। तो ये मुश्किल हो जाता है जब हमारे अंदर रिएक्टिविटी पैदा हो जाती है, जब बच्चे के अंदर रिएक्टिविटी पैदा हो जाती है। और चौथा फैक्टर है ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट यानी कि जो एकदम स्पष्ट, जो प्रकट रूप से जो सामने आ रहा है। तो अभी तक के जो 3 फैक्टर्स थे वो बच्चे के अंदर एक समस्या तो पैदा कर सकते हैं, मगर अभी बच्चे के अंदर वो हकलाना एक स्थायी पैटर्न के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। मगर जब ये एग्जर्बेशन होता है और तीनों फैक्टर जब मिलते हैं, साथ काम करते हैं, तो तब उस बच्चे में एक पैटर्न डेवलप शुरू होने लगता है, जिसको हम हकलाना कहते हैं। यानी अब वो एक समस्या का रूप ले चुका है। अब इस डायग्राम को गौर से देखिए। सबसे ऊपर जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट है। ये वो दूरस्थ या दूरगामी कारक हैं जिनको बदलना मुश्किल है। एनवायरनमेंट से मतलब है बच्चा जिस माहौल में पल रहा है, उस माहौल का उस बच्चे के ऊपर कैसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि यही वो लेवल है जहाँ हकलाने के अलावा अन्य कई बुरी या अच्छी आदतों के बीच पड़ते हैं, जो सालों बाद प्रकट होते हैं। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़िएगा अटैचमेंट स्टाइल्स को। तो अटैचमेंट स्टाइल्स साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जो कहती है कि बच्चे का एक अच्छे इंसान में विकसित होना निर्भर करता है कि बचपन में उसके इर्द गिर्द कोई एक स्थायी ऐसा पेरेंट केयर गिवर था कि नहीं था जिसके साथ वो बच्चा अटैच हो पाता या हो सकता। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक भिन्न रास्ते पे चल पड़ेगी। वो एंक्शस पर्सनैलिटी बन सकता है, अवॉइडेंट बन सकता है। तो इस किस्म के असर जो हैं, जो उसकी बच्चे की स्पीच के ऊपर भी पड़ सकते हैं, बच्चे के पर्सनैलिटी पे तो पड़ते ही हैं। इस किस्म के जो असर हैं, जो बचपन में केयर गिवर और बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, उसकी वजह से बच्चा बाद में बड़ा होकर सिक्योर बनता है, या एंक्शस पर्सनैलिटी डेवलप करता है, या अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बनता है, जो जिम्मेदारियों से भागते हैं मुंह मोड़ कर, या फियरफुल पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, जो हर चीज़ से सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये अटैचमेंट स्टाइल्स को थोड़ा आप गौर से पढ़िएगा तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि हकलाने में ये अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नीचे बाईं तरफ देखिए, स्पीच लैंग्वेज प्लानिंग और प्रोडक्शन, ये नज़दीकी कारक हैं। क्योंकि अगर हम हकलाने वाले बच्चे और ना हकलाने वाले बच्चे के ब्रेन को स्टडी करें, जब वो बोल रहे हैं उसका एफएमआरआई देखें,
तो एफएमआरआई में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि ब्रेन अलग ढंग से हरकत कर रहा है हकलाने वाले बच्चों में ना हकलाने वाले बच्चों के मुकाबले। तो सबसे नज़दीकी कारण यही है कि ब्रेन की वायरिंग फ़र्क है, ब्रेन का फंक्शन अलग ढंग से ब्रेन फंक्शन कर रहा है, अलग ढंग से स्पीच को प्लान, इम्प्लीमेंट और रेगुलेट कर रहा है, इसलिए कोई बच्चा हकला रहा है और दूसरा बच्चा नहीं हकला रहा है। ये तो नज़दीकी कारण है। लेकिन 5 साल पहले, 6 साल पहले बच्चे को किस किस्म के जीन्स माता पिता से मिले, बच्चे का लालन पालन कैसा हो रहा है, वो दूरस्थ कारण है, मगर वो भी अपना भूमिका अदा करते हैं। अब इन दूरस्थ और नज़दीकी कारणों के चलते बच्चा हकलाता है और सभी बच्चे 2 से 4 साल के बीच में हकलाते हैं, मगर इस बच्चे में एक एडिशनल फैक्टर और भी है, वो है ये एक अलग टेम्परामेंट लेके पैदा हुआ है। जैसे भी हम बात कर रहे थे अटैचमेंट स्टाइल्स की, उसी तरह से इस बच्चे का टेम्परामेंट में कुछ फ़र्क है और उस फ़र्क के चलते बच्चा जब भी हकलाता है तो वो ओवर रिएक्ट करता है, वो हकलाने के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और जब भी बच्चा हकलाता है तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, यानी उसके मन में एक डर पैदा हो जा रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, एकाएक मेरा कंट्रोल क्यों गायब हो गया अपनी स्पीच के ऊपर से। दूसरी तरफ वो अपनी स्पीच को रेगुलेट करने का और ज़्यादा प्रयास करता है। याद करिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने बात किया था एक लकड़ी के प्लैंक की, 1 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा एक लकड़ी का तख्ता। अगर वो तख्ता ज़मीन पे पड़ा है तो आप आराम से चल सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपको गिरने का डर नहीं, क्योंकि वो फट्टा ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन वही फट्टा एग्जैक्टली सेम 2 मकानों की छत के ऊपर डाल दिया जाए, जहाँ पे नीचे एकदम ज़मीन 12 फुट नीचे है, दूर है, और उसी पट्टे पे अब आपको चलना पड़े तो अब आप उतनी आसानी से नहीं चल पाते, संभावना है आप डगमगाएंगे और गिरेंगे। तो ये है स्पीच को रेगुलेट करने का प्रयास। तो ये सेंसिटिव बच्चा जितना स्पीच को रेगुलेट करने का प्रयास करता है उतना ही डगमगाता है, उतना ही हकलाता है। जितना हकलाता है उतना ही उसके अंदर सेंसिटिविटी और रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है हकलाने के प्रति, और वो जितना उसको रेगुलेट करने का प्रयास करता है उतना ही स्पीच आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र या एक तरह का विशेष साइकिल बन जाता है, जो बच्चे की स्पीच को लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ ढकेल रहा है। इसके साथ साथ ये सारे अनुभव बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इकट्ठा होते जा रहे हैं। इसके ऊपर देखिए एक बॉक्स है एक्सपीरियंस का, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस या लॉन्ग टर्म मेमोरी इकट्ठा हो रही हैं, बन रही हैं। इस तरह से पुराने अनुभव, यादें और हकलाहट को हर कीमत पे रोकने का और दबाने का प्रयास, रेगुलेशन शुरू हो जाता है। इस तरह ये दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। अपना बचपन याद कीजिए, पहली बार जब आप हकलाए थे और लोगों ने खराब रिएक्शन दिया था, तब आपके विचार क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी, भावनाएं क्या थीं। आज जब आप हकलाते हैं 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो आज आपकी फीलिंग्स और विचार कैसे हैं, क्या हैं, क्या ये वही हैं हूबहू, या इनमें कुछ फ़र्क आया है? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया है? पिछले 25-30 सालों में ये प्रतिक्रिया आपकी क्यों नहीं बदली है, ये विचार क्यों नहीं बदले हैं? सोचने की बात है ये। अब अगला प्रश्न है, इस दुष्चक्र को समझकर हम क्या करें, क्या ना करें, इसको लेकर हम कहाँ जा सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि दूरस्थ कारण जो हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप गौर से सोचें तो माता पिता किस किस्म का जीन किस बच्चे को दे रहे हैं, ये इसका उनको एहसास भी नहीं होता। इसी तरह से बचपन में हर माता पिता चाहते हैं बच्चे को अच्छी परवरिश दें, लेकिन उनके ऊपर और दबाव भी होते हैं। शायद सिंगल मदर है जिसको काम भी करना है, शायद फादर है जिसको कुछ लोन्स अदा करने हैं, उसको 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ना तो आपका कंट्रोल है, ना आपके माता पिता का कंट्रोल तब था। इसलिए इन बातों को लेकर पेरेंट्स को दोष देना या अपने प्राइमरी स्कूल टीचर को दोष देना बहुत अक्लमंदी नहीं है। एक्चुअली जितना हम ये फीलिंग्स अपने मन में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उतना ही ये चीज़ें बोझ बनती चली जाती हैं। ज़्यादा अक्लमंदी ये है कि हम इन चीज़ों को माफ़ करके भुलाकर आगे बढ़ने की नीति
के ऊपर काम करें। जो भी था जैसा भी था उसको माफ़ करें और उसको भुलाएं और आगे बढ़ें। नंबर 2, रही बात टेम्परामेंट की या पर्सनैलिटी की, तो क्या इसे बदला जा सकता है? कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, पर्सनैलिटी बदलना मुश्किल है, लेकिन नहीं, असंभव नहीं है ये। क्योंकि डेफिनेशन जो है पर्सनैलिटी की वो ये है एक लाइन में कि पर्सनैलिटी इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली स्टेबल ट्रेट्स। रिलेटिवली स्टेबल, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिवली स्टेबल यानी जितनी आसानी से और जैसे फटाफट आप अपना मूड बदल पाते हैं। मान लीजिए सुबह बॉस ने बिना बात के आपको डांटा, आपका मूड ख़राब हो गया। शाम को आप घर आए, आपने अच्छा म्यूज़िक सुना, कोई मूवी देखी, दोस्तों से गपशप की और आपका मूड ठीक हो गया। इतनी आसानी से पर्सनैलिटी को आप नहीं बदल पाएंगे, लेकिन बदला जा सकता है। यानी लंबे समय तक प्रयास करने से इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। यानी पर्सनैलिटी स्टेबल तो है लेकिन इम्यूटेबल नहीं है। दोनों शब्दों में फ़र्क है। स्टेबल जो काफ़ी समय तक रहता है, इम्यूटेबल जो कभी नहीं बदलता, दोनों में फ़र्क है। तो यानी पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है, पर इसके लिए पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी या टेम्परामेंट को गहराई से समझना होगा, जो इस दुष्चक्र के लिए जिम्मेदार है। वो सेंसिटिविटी, वो रिएक्टिविटी जो हकलाने के अगले ही क्षण आप पर एकदम हावी हो जाती है और जो आपकी पूरी सोच को बदल देती है। एक पल आप खुशी खुशी और आत्मविश्वास के साथ कुछ समझा रहे हैं इंटरव्यू में, और अगले ही पल आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है और आपको सिर्फ ये जॉब ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई जॉब नहीं मिलेगी और आप इसके लायक भी नहीं हैं। एकदम से आपका मूड एकदम रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, आपको दुनिया अंधेरी लगने लगती है। तो ये जो एकदम से जो बदलाव आता है, एकदम से जो पोलर रिवर्सल हो रहा है आपके मूड में, आपकी सोच में, वो क्या सेंसिटिविटी है जो ये कर रही है, वो क्या रिएक्टिविटी है जो ये कर रही है। इसी तरह से हकलाने को रेगुलेट करने के लिए, हकलाने को दबाने या छुपाने के लिए आप किस हद तक जाना चाहेंगे और क्यों, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें समझकर अगर आप एक लंबे प्रयास के लिए कमर कस लें तो आप अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। यानी पर्सनैलिटी स्टेबल तो है लेकिन इम्यूटेबल नहीं है। अब दाईं तरफ देखिए, एग्जैसर्बेशन। इसमें देखिए रिएक्टिविटी और रेगुलेशन के ऊपर एक्सपीरियंस भी बैठा हुआ है। एक्सपीरियंस यानी हमारे बोलने से जुड़े तमाम खट्टे मीठे अनुभवों का भंडार, हमारी यादें जो हर घड़ी हमें सावधान करती रहती हैं, खबरदार हकलाना मत। उनका क्या किया जाए? घटनाओं के साथ जो पेनफुल फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो घटना और फीलिंग्स, इनको अनकपल करने का एक अच्छा तरीका है कि इनके बारे में बात की जाए। इनके बारे में खूब बात करिए, लिखिए, शेयर करिए, पॉडकास्ट स्टार्ट करिए, कविताएं लिखिए, कहानियाँ लिखिए इन घटनाओं पे, इन भावनाओं पे, कुछ भी। और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि उनकी पकड़ आपके ऊपर ढीली होती चली जाएगी। ये सब समझकर आशा करता हूँ कि आपके मन में हमेशा जो सवाल उठते रहते थे कि मैं क्यों हकलाता हूँ, मैं कल नहीं हकलाया, आज क्यों हकला रहा हूँ, इस इंसान के साथ मैं पहले नहीं हकलाता था, अब क्यों हकला रहा हूँ, ये सवाल कुछ कम होंगे और आगे बढ़ने की राह कुछ और स्पष्टता से आपको दिखाई पड़ने लगेगी। पर इसे अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे साथियों को भी ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद।